ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸೋಕೆ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವರ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ मत शिकारी ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है. भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं. मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं. कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है. और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है. और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है. मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांडिया कुंभ का आयोजन किया था. मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था. अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर और अद्भुत कार्यक्रम हुआ था. मैंने सुना था, हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे. हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था. और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था. यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं. आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है. आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है. आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है. ये भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है. मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाक जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है. ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना ये साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है. लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था. 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला. आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है. और इसीलिए आज आपने देखा होगा, कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना. एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी.
अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था। चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था? पिछली हुकूमत ने हमारे किसानों के लिए क्या किया था? और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानों के हाथों, खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं हैं।